आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेस तेरा में। आज के समय में हम कई तरीके के सिद्धांतों से घिरे हुए हैं। हम देखते हैं कि कई बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और कई बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, लेकिन हमें वो बातें नहीं सिखाई जाती हैं। जैसे हम कई तरीकों के सिद्धांतों से को सुनते हुए पले और बढ़े हैं और हम आज के समय तक पहुँचे हैं। हमारे शिक्षा प्रणाली में कई बातें हैं जो शामिल की गई हैं, जो हमें नहीं पता है कि क्यों शामिल की गई हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं। ऐसी ही एक सिद्धांत है, ऐसा ही एक सिद्धांत प्रणाली है जिसे हम विकासवाद कहते हैं, जिसे हम एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है हम मसीहियों को कि किस तरीके से ये विकासवाद जो है हमारे शिक्षा प्रणाली में शामिल होकर हमें हमारे परमेश्वर के बताए हुए वचनों से दूर करता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी ऐसी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि ये हमें किस तरीके से परमेश्वर से दूर करती हैं। तो आज हम इसी बात पे हम एक छोटी सी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं जो हमें सिखाएगी कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को और इन सिद्धांतों के बीच में हम फर्क कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि ये सिद्धांत किस तरीके से कार्य करते हैं और हम अपने परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं। और इसीलिए आज हमने अपने ग्रेस एरा में बुलाया है हमारे बहुत ही प्रिय भाई जो मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हें भैया कह के बुलाता हूँ। उनका नाम आकाश है और वो हमें सिखाएंगे कि सिर्फ हम बड़ों तक नहीं परंतु छोटे बच्चों को भी ये बातें सिखाई जा रही है ताकि ये उनका माइंड सेट हो जाए कि ये ही सही है, यही सत्य है। और जो बिब्लिकल सत्य है, जो बाइबल के द्वारा जो सत्य है, वो छुपा दिया जाए और वो उस सोच तक ना पहुंच पाए कि परमेश्वर ने उनका सृजन कैसे किया, परमेश्वर उनको किस तरीके से अपने राज्य में लेके जाएगा। और हम इसी सिद्धांत को आगे सीखेंगे। आइए हम अब स्वागत करेंगे हमारे भैया आकाश कुजूर जी का। जय मसीह की भैया। आज आपका स्वागत है हमारे इस ग्रेस एरा में। जैसे कि हम अपने भाइयों को कई तरीके से हम सिखाते हैं वचनों के द्वारा, और ये हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम वचनों को और जो हम सीखते हैं विकासवाद को, जिसको हमको साइंस के नाम पे पढ़ाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप छोटा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करें कि ये किस तरीके से, ये आखिर है क्या ये विकासवाद जो है, और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा इस बातों पे थोड़ा सा बताइए, हमको सिखाइए। तो विकासवाद क्या है वो तो आज का क्वेश्चन है। जो मैंने कुछ 6 प्रश्न दिए थे ना, और हम उसे कैसे पहचान सकते हो शायद आगे का क्वेश्चन है, उसको जी आगे वाली स्टडीज में देखेंगे। हाँ बिल्कुल। आज हम लोग 2 बातों को देखेंगे कि विकासवाद क्या है और दूसरा ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे काम करती है। जी हाँ। तो उसके क्वेश्चन पे जाने से पहले, जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, विकासवाद एक वर्ल्ड व्यू है, एक संसार को देखने का अपने दृष्टिकोण है ना। जी कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार क्या होता है कि बाय रैंडम चांस एवरीथिंग केम टू एग्जिस्टेंस। एक तुक्के के द्वारा हर चीज अस्तित्व में आ गई, एक तुक्का लगाओ चीजें अस्तित्व में आ गई। यानी जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम जस्ट आ गए यूं ही, यानी बिना किसी पर्पस के, बिना किसी वजह से हम जस्ट ऐसे ही आ गए। ये ये विकासवाद जो है हमको सिखाता है। और इसका एक दूसरा व्यू है जिसको अपन बाइबल से सीखेंगे, वो है क्रिएशन व्यू, सृष्टि के द्वारा भी, कि हम दुनिया को एक सृष्टिकर्ता या दुनिया की सृष्टि हुई है, किसी ने रचा है, उस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं। जी जी। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि इनक्रेडिबल डिजाइन्स रिक्वायर्स अ डिजाइनर। जी। हमारी आँख इतना पेचीदा है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स इतने पेचीदे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन करने के लिए किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो कि इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है ना, वही डिज़ाइन कर सकता है। और इन 2 दृष्टिकोण से आप जीवन के 4 बहुत बड़े प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो। मैं कौन हूँ, पहला प्रश्न। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये 4 प्रश्न
यानी हमारे जीवन में ये अगर क्वेश्चन आए ही ना तो हम अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ सकते हैं कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। अगर ये हमको पता ही ना हो तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि वाकई में हम जस्ट ऐसे ही आ गए हैं। तो यही चीज़ है। तो इसे जीवन के 4 बड़े प्रश्न मैं बोलता हूँ जी। और हम लोग इसको एक विकासवाद पर विश्वास करने वाले व्यक्ति और एक सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, उन लोग इसको कैसे उत्तर देंगे जी। वो मैंने यहाँ जैसे लिस्ट आउट किया है कि विकासवाद वाला बोलेगा कि मैं तो मिट्टी, पानी, केमिकल्स का ढेला हूँ, मर जाऊंगा, खत्म। जो 5 तत्व जो हमें पढ़ाए जाते हैं उसी का मैं बना हूँ, ठीक है। और सृष्टिकर्ता वाला बोलेगा कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जी जी जी। और दूसरा से बोलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तुम केमिकल का रिएक्शन हुआ, केमिकल लोचा हुआ, तुम पैदा हो गए, ठीक है। और सृष्टिकर्ता बोलेगा कि परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर के द्वारा से। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? विकासवाद की नज़र में प्रॉब्लम है कि तुम यहाँ पर हो, ये दिक्कत है, तुम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, तुम धरती के रिसोर्सेज को खा रहे हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यानी इंसान का होना एक नुकसान का कारण है, ये विकासवाद कहती है। और मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो क्रिएशन वाले, सृष्टि वाले एंगल तो मैंने ब्लैंक रखा है, कारण इसलिए कि ये आपको खोजने की जरूरत है। परमेश्वर से पूछो कि मैं इसके, वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ बताएंगे। और मैं कहाँ जाने वाला हूँ मृत्यु के बाद? तो विकासवाद बोलता है खाओ पियो ऐश करो, लेकिन तुम कल मरने वाले हो और कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी में चले जाओगे। और बाइबल हमें सृष्टि के एंगल से बताती है कि मैं मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ रहूँगा। यानी विकासवाद जो है हमें एक आशा रहित जीवन देता है। हाँ, कि अब हम आए हैं, अब हम मर जाएंगे, उसके बाद फिर कोई जगह नहीं है, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो हम कर सकते हैं आगे। हाँ। लेकिन हमारे बाइबल में ये हमको ये सिखाती है कि एक इस मृत्यु के उपरांत, इस शरीर के बाद भी एक जीवन है। हाँ। तो अब हम लोग इस एंगल से हम देख रहे हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि विकासवाद क्या है और ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे कार्य करता है। तो मैंने क्या किया है, विकासवाद एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अपना बता रहा हूँ। हमने स्कूल के दिनों में, मतलब छोटे थे तब, स्कूल के दिनों में बोलो तो 6वीं क्लास से नीचे वाली क्लास में ही हमने ज़्यादा पढ़ा है। ऊपर में ऐसा बताया जाता है कि ये फैक्ट है ना, विकासवाद फैक्ट है, उसके ऊपर साइंस पढ़ाया जाता है। मतलब हमारी बुनियाद ही इसी चीज से रखी जाती है कि इसी तरीके से शुरुआत हुई। हाँ, और फिर हायर स्टडीज में ये फैक्ट तुम पढ़ चुके हो, इसके ऊपर को पढ़ो, तो ऊपर की चीज़ें सही रहती हैं, कई चीज़ें सारी, लेकिन जो फैक्ट बेस बना है वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो और ये हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइंस और एवोल्यूशन को मिक्स करके, यानी विज्ञान और जो विकासवाद को मिक्स करके हमें एक ऐसा मैनिपुलेशन के साथ बढ़ाया जाता है जिसमें हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। असल में कंफ्यूज रहना, बोलना सही नहीं है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हम लोग कि हम गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। और वो हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने के नजरिए को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये सच में मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ये इस तरीके से कार्य करता है, इस तरीके से कार्य। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में ये वाला बात हुआ था कि सर कुछ हमारे मीटिंग ले रहे थे पूरा स्टाफ के साथ, तो वही एक लाइन बोले कि हमने तो साइंस में, विज्ञान में पढ़ा है कि हम लोग बंदर से बन के डार्विन जी का सिद्धांत है ना, तो कुछ भला ही हुआ होगा जो ऐसा इवोल्यूशन में अपने आप हमको बनाया है। तो मेरे मन में वही आ रहा था, इवोल्यूशन कैसे, मतलब वही चीज़ें प्रश्न आ रही थी कि अपने आप चीज़ें कैसे बन सकते हैं यदि उसको डिज़ाइन ना किया जाए। यदि मैं रोटी या कुछ सब्जी बनाना है, बस सामान रख दिया सबको एक साथ और आग लगा दिया, तो क्या मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा? जब सब भस्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। मेरे को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को उसमें डालना पड़ेगा, जी प्रॉपरली बनाऊँ तब मेरे टेस्टी सब्जी बनता है ना। नहीं तो वही सामान तो मैं डायरेक्ट आके खाऊं वो मेरे लिए नुकसान करेगा। जी। और उसी चीज़ को डिज़ाइन करके प्रॉपर तरीके से बना तो मुझे फ़ायदा करेगा। तो यही सब बात है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हम
कोशिश क्या है अभी कि हम थोड़े बच्चों के लेवल पे जाके इन चीज़ों को समझें, सीखें जी। क्योंकि उस समय में हम चीज़ों को ऐसा सीखते हैं, तो हम लोग को उसी समय हमें क्या सिखाया जाए तो देखें, है ना। यानी हम बुनियाद से देखेंगे हाँ। कि हमें कहाँ से कैसे शिक्षा दी जाए। हाँ, तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक बुक्स थी, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ नॉलेज करके। ओके। तो इसमें बहुत सारे साइंस के बहुत सारे अच्छे टीचिंग्स हैं इसमें। जी जी तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, हिस्ट्री के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंस के एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं। जी। तो मैं सोचा कि मेरे को कुछ बच्चों का मटेरियल चाहिए था, तो टेक्स्ट बुक तो है नहीं स्कूल वाला, लेकिन इसमें बच्चों वाली चीज़ें हैं बच्चों का ना। तो मैं ये मेरे पास पुरानी है और मैंने फिर लेटेस्ट वाला भी परचेस किया है। जी तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस बुक में विकासवाद के बारे में क्या लिखा हुआ है उसको आपके सामने रखूँगा, जी जी और हम लोग देखेंगे कि सिखाया क्या जाता है, पहले विकासवाद क्या है, फिर अपन उसमें प्रॉब्लम्स लिखेंगे। डिस्कस करेंगे। जी जी उसके बाद अपन परमेश्वर के वचन से उन चीज़ों के बारे में बात बात करेंगे करेंगे। कैसे जी। होता है ना। तो देखते हैं पहले जैसे कि विकासवाद क्या है, यह हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे काम करता जी है। जी तो विकासवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आज पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें लाखों साल पहले रहने वाले सामान्य पूर्वज से निकली। ठीक है, आज का जो जीवन है, जितनी भी जीवित चीजें हैं, वो लाखों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करता था, उसके द्वारा आई है। लाखों साल पहले। है ना। सभी पौधे और जानवर एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए और अब भी बदलते रहते हैं। ठीक है, पौधे और जानवर अच्छा। दोनों बोल रहे हैं ना, सिर्फ जानवर पौधे भी। ठीक है, और अब भी बदलते रहते हैं, मतलब आज भी होता है, उनका कहना ये है। ठीक है, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन जो कि इस सिद्धांत को लाया था, उन्होंने इस किताब को लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पूरा टाइटल बहुत लंबा है, बाद में अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल ने डार्विन के अध्ययन के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि जीवित प्राणियों ने विकास की पीढ़ियों के बाद अपना वर्तमान आकार और रूप प्राप्त कर लिया है जी। और उन सभी का वंश एक समान था। और इसको इंग्लिश में जैसे बोलता है, दे हैड अ कॉमन एंसेस्ट्री, है ना, एक ही वंश था जिससे सब वैरायटी आई है। ठीक है, इसके अलावा यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कुछ सेल या छोटा सा कोशिका या उसी पे आने वाले हैं, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि एक्चुअल क्या पढ़ाया जाता है वो अपन देख रहे हैं। जी जी। एक पूर्वज था, हाँ, जिससे सब जीवित चीजें जो आज पाई जाती हैं वो अस्तित्व में आई है। अच्छा। और उसमें पौधे और जानवर भी हैं, मतलब पौधे और जानवर का, यानी ये विकासवाद जो है ये कहता है कि उसी एक चीज से पौधा भी आया है और जानवर उसी एक भी चीज है। से जानवर भी आया है और उसी एक चीज से इंसान भी आया है। हाँ। इसके अलावा प्राकृतिक चयन पर ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, Okay. प्राकृतिक चयन, है ना। और उनका सिद्धांत बताता है कि जीवन के संघर्ष में सबसे योग्य प्राणी ही जीवित रहता है। ये चीज आज बहुत हो रही है, ये बहुत खतरनाक फिलॉसफी है बोलूँगा मैं। इसके बारे में आगे अपन देखेंगे। जी जी। प्रत्येक जीव अपने पूर्ववर्ती से थोड़ा भिन्न होता है और समय के साथ उन्होंने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो विकासवाद के सिद्धांत का कहने का मतलब ये है कि घड़ियाल, कुत्ता, चील और केले का वंश पूर्वज एक ही है। ठीक है, और अभी एक लाइन हमने देखा था कि अब भी बदलते रहते हैं, है ना, विकासवाद के अनुसार। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि हम आज ये नहीं देखते हैं कि कुत्ता से कोई दूसरा तरह का प्राणी आ रहा है। कुत्ता से कुत्ता ही आता है, गाय से गाय ही आता है। हम लोग केले का पेड़ से केला ही निकलता है। हम लोग एक तरह का पेड़ दूसरे पेड़ का फल नहीं दे रहा है। एक जानवर दूसरा जानवर पैदा नहीं कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। खैर, उसको देखेंगे अपन आगे। अब एक पूर्वज की बात हो रही थी जिससे अपन सब आए, तो वो पूर्वज कौन है, सामान्य पूर्वज कौन है, अगला क्वेश्चन ही आएगा। तो इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि कई जीव विज्ञानी और बायोकेमिस्ट मानते हैं कि जीवन निर्जीव पदार्थों से विकसित हुआ।
जीवन जो है वो निर्जीव पदार्थ से आया है। मतलब जीवन मरी हुई चीज से आया है। ठीक है, आएंगे अपन उस पे, है ना। ठीक है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अमीबा नामक एक कोशिकीय जीव से हुई थी। यह लगभग 570 मिलियन या 57 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस एक कोशिकीय अमीबा से पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ। तो फिर 57 करोड़ वर्ष पहले एक कोशिका वाला प्राणी बहुकोशिका वाले प्राणी बदलना शुरू हो गया। ठीक है, अभी एक कोशिका वाला प्राणी के बारे में बोलता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का वातावरण अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, जल वाष्प आदि से भरा हुआ था। उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी और आकाश बादलों से घिरा हुआ था। तो कहानी की तरह लगे। बिजली और गड़गड़ाहट आम घटना थी। प्रकाश के दौरान विद्युत निर्वहन के कारण इन गैसों के अणुओं पर रासायनिक संयोजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि का निर्माण हुआ, जिससे अंततः एक कोशिकीय अमीबा को जन्म दिया। मतलब पृथ्वी बहुत गर्म थी, बादल, बिजली कड़की, उससे प्रोटीन अमीबा आया, वो सब मिलके अमीबा को पैदा कर दिया। ये सिद्धांत बोलता है कि जीवन यहाँ से आया है। और इसी अमीबा से, जो कि एक कोशिका का था, बहुकोशिका प्राणी आने चालू हुए 57 करोड़ वर्ष पहले। और फिर बहुकोशिका में फिर हम भी आते हैं, कुत्ता भी आता है, केला भी आता है, घड़ियाल भी आता है, चील भी आता है। तो यानी इनका कहना है कि जो हमारा कोशिका है, हाँ। या एक तरीके से कहूँ कि जो हमारी जीन्स हैं वो करोड़ों साल पुरानी है। हाँ। मतलब विकासवाद जो है हाँ। वो ये कहता है। हाँ, तो इससे हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। जैसे पहला है कि जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय अमीबा से, जी, जी। विकासवाद सिखाता जी। है। दूसरा, जीवन निर्जीव वस्तु से आया, जी जी, है ना। तीसरा, जीवन अरबों साल पहले पृथ्वी पे आया था। जी। ठीक है, अब जो जीवन निर्जीव वस्तु से आया है, इस पर साइंस का एक आइडिया है जिसको बोला जाता है ए बायोजेनेसिस। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमें खोजना पड़ेगा, लेकिन ए बायोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है जी, वो हम अपने दर्शकों को बता देंगे। अब सबटाइटल्स में ऐड कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी निर्जीव वस्तु से आई 3.5 अरब साल पहले। ए बायोजेनेसिस का कोई प्रूफ नहीं है, और ना ही इसको मतलब डिसप्रूव भी नहीं किया गया। इसे ना सही साबित किया गया है, ना गलत साबित किया गया है। ये जस्ट एक थ्योरी है, एक आइडिया है, एक आइडिया है। हाँ। थ्योरी भी नहीं कह सकते इसे। हाँ, इसका ऑपोजिट हो जाता होता है बायोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है कि जीवन जीवित वस्तु से ही आता है, है ना, रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसका प्रूफ है जो मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पैस्चर, ये इन्होंने बैक्टीरिया पर स्टडी किया था। तो जैसे आपको पता होगा कि आपका खाना या कुछ रखा हुआ है, थोड़े समय बाद सड़ने लगता है। जी जी। या वो मैगेट्स, वो जो कीड़े होते हैं ना, जो कुछ सड़ते तो अपने आप पे आ जाते हैं। तो समझ नहीं आता कि वहाँ तो कोई जानवर गया अंडा देने, वो पैदा कहाँ से होगी, सब कीड़े वीड़े कहाँ से आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं सभी चीज़ों पर। वो सब इन्होंने स्टडी किया था। तो बैक्टीरिया रहता है ना, जी जी जी, वहाँ पर फिर ये सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और जहाँ पर तुम एकदम मतलब ये सब वाला क्या वातावरण बिल्कुल हटा दोगे और वैसे जगह पे कुछ वस्तु को रखोगे ना, तो मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा क्या बोलने वहाँ पे, तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह पैदा नहीं होते, वैसे कीड़े नहीं होते। मतलब जीवित वस्तु से ही आता है। अच्छा, अगर तुम वहाँ पर जीवन का नामो निशान हटा दो ना, तो नया जीवन वहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम एक खाली स्पेस रख दें जहाँ पे कुछ ना हो, हाँ, तो वहाँ पे कुछ होगा भी नहीं। हाँ, मतलब वहाँ पर सड़ी वस्तु रखोगे ना खाली स्पेस पे, हाँ। तो उस पर कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा। अगर वहाँ पर कोई जीवन का सारा नामो निशान वहाँ से हटा दिया। अगर हम वहाँ से ये जिससे जीवन मिलता है, जैसे कि पानी है, हवा है, इस तरीके की चीज़ें जिससे हम जीवित रहते हैं, अगर वो चीज़ें हटा दी जाए तो वो सड़ी हुई वस्तु वैसी की वैसी रखी रहेगी, उसमें और कोई पानी हवा नहीं बोलूँगा, हवा में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जीवित होते
उनकी बात हो रही है। ओके। है ना, ये जो कीड़े रहते हैं नीली वगैरह, इसको आई थिंक ये अंडे, ये जो मक्खी वक्खी के अंडे रहते हैं ना, उन सब चीज़ों से ये सब होता है करके ऐसा मैं पढ़ा था कहीं। एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, लेकिन वैसी है कि जीवन जीवित वस्तु से ही आता है। तो एबायोजेनेसिस जो बोलते हैं जीवन निर्जीव वस्तु से आता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। बायोजेनेसिस जो बोलते हैं जीवन जीवित वस्तु से ही आता है, उसका साइंस में लेबोरेटरी में प्रूफ किया गया है कि होता है। ठीक है, जी। तो ये है एबायोजेनेसिस का एक और क्या बोलते हैं, एबायोजेनेसिस जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा। है ना, उसको बायोजेनेसिस ने डिस्प्रूव कर दिया, खंडन कर दिया हाँ, उसको, जी। है ना, उस पर बायोजेनेसिस जीत चुका है। एबायोजेनेसिस क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए प्रूव भी नहीं हो सकता, डिस्प्रूव भी नहीं हो सकता, है ना। तो ठीक है, ये एक बात सोचने वाली थी। अब इस चिल्ड्रंस बैंक ऑफ नॉलेज में जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसमें ही 3 क्वेश्चन, ये वाला जो जीवन के बारे में जब बात हो रहा था, जी। इस बुक में ही 3 क्वेश्चन उन्होंने डाला। पहला क्वेश्चन डाला एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणु और मॉलिक्यूल को हिंदी में जो बोलते होंगे, जिसमें जीवन नहीं रहता है, उनको मिलाने से कैसे जीवन आ सकता है, हाउ कैन देयर कॉम्बिनेशन क्रिएट लाइफ। पहला क्वेश्चन वही उस किताब में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब खुद ही बोल रहा है कि भाई हम लोग बोलते तो हैं कि जीवन निर्जीव वस्तु से आया है, लेकिन वो कैसे सकता है जब उन्हें कोई जीवन नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कि उस एक कोशिकीय अमीबा में ऐसा क्या हुआ जिससे वो बहुकोशिकीय जीव में बदल गया। ये भी उनके पास आंसर नहीं है, मतलब बोलते ऐसा होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ किसी को पता इसका आंसर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या धरती वाकई में करोड़ों साल पुरानी है। ये तीसरा क्वेश्चन आता है, तो बोल रहे होता है क्या वाकई में है क्या, तो अपन इस चीज को देखेंगे। विकासवाद के अनुसार अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर जीवन धरती पे अरबों साल से है, तो धरती क्या होती है, कितनी पुरानी है ना। तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि विकासवाद धरती के विषय में क्या बोलता है। इसको अपन देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, ये उसी किताब से मैं कोट करके बता रहा हूँ, तो असल में हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास इंग्लिश टेक्स्ट है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। जी जी। इसका इंग्लिश टेक्स्ट हम लोग वीडियो में दिखा सकते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। जी जी। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। यह अनोखा ग्रह करीब 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। 4.5 अरब साल पहले, है ना। जी जी। और सूर्य और अन्य ग्रहों की तरह यह धूल के बादलों और गैसों से बना है। मतलब सूर्य और मतलब अपने सौरमंडल, सूरज, सारे ग्रह और धरती सब धूल के बादल और गैस से बनी है। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, धूल के बादल और गैस। तो धूल का बादल, गैस और ऊर्जा और पदार्थ जैसे धरती बनी, ये सब आया कहाँ से, है ना। अगला प्रश्न ये आता है। ठीक है, तो पदार्थ और ऊर्जा कहाँ से आई, इसके बारे में अपन देखते हैं विकासवाद क्या बोलता है। शुरुआत में, जिसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन द बिगिनिंग, आदि में, शुरुआत में एक असीम रूप से छोटी और घनी जलती हुई गेंद दिखाई दी, जिसने अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया। एक छोटी सी जलती हुई गेंद ने अंतरिक्ष, पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया, गेंद ने दिया। और यह 13.7 अरब साल पहले है। 13.7 अरब है ना। उतने पहले अंतरिक्ष अस्तित्व में आया, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आया। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मांड की शुरुआत में पदार्थ एक विशाल आग के गोले की तरह था। बहुत पहले वह बड़ा धमाका हुआ और इस विशाल आग के गोले का मामला चारों दिशाओं में बिखर गया। आई थिंक मामला इंग्लिश में मैटर लिखा है ना, मैं हिंदी में मामला शायद इनकरेक्ट होगा तो देखना पड़ेगा। मैटर पदार्थ है ना, वो चारों दिशाओं में बिखर गया। वो जो गोला जो है वो फटा और उसका जो भी पदार्थ था जितना भी, वो पूरे ग्रह में मतलब पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। पूरा जो गैप था उसमें फैल गया। ठंडा होने पर बिखरा हुआ पदार्थ आकाशगंगा बन गया। ठंडा होने पर, ठीक है।
यह अनुमान लगाया गया है कि यह घटना 15 अरब साल पहले हुई थी। 15 अरब साल पहले फटा हुआ। ठीक है। खगोलविदों एस्ट्रोनॉमर्स है ना ने पता लगाया है कि आकाशगंगाओं का निर्माण लगभग 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट में हुआ था। इससे ब्रह्मांड की शुरुआत माना जाता है। तो इससे अपन कुछ चीजें समझते हैं कि विकासवाद क्या बोलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत या है ना यूनिवर्स की शुरुआत 15 अरब साल पहले हुई है। माना जाता है। माना जाता है। इसका कोई प्रूफ अभी नहीं है ना। विकास और ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई, बिग बैंग जिसको बोला जाता है। और ऊर्जा, पदार्थ और अंतरिक्ष एक छोटे से, ये क्या बोलता है, बिंदु बोला था ना। हाँ, छोटे से बिंदु, बॉल है ना। हाँ, जी जी। गेंद बोला था कि बिंदु बोला था? गेंद बोला था, गेंद, छोटी सी गेंद। जी जी। जिसको इंग्लिश में एक्चुअल में क्या बोलता है, इन्फिनिटली स्मॉल डॉट। इन्फिनिट मतलब बहुत सारे, इन्फिनिट वो होता है ना अनगिनत। हाँ, अनगिनत छोटा बिंदु, मतलब जिसको तुम मेजर ही नहीं कर सकते, उतना छोटा बिंदु। ठीक है। तो तुम बोलना चाहते हो कि ये जो फोन है, ये जो बाइबल है, रिंकू यहाँ बैठा है, मैं हूँ यहाँ, ठीक है, वो तो है। मेरा ये घर है ना, ये देश, ये धरती, ये सौर मंडल, हर एक चीज एक डॉट से, अगर आपको दिख रहा होगा आई के ऊपर एक का डॉट है, उससे भी छोटा उसके अंदर समाया हुआ था। तो आप सोच सकते हो उस छोटे से गेंद की अंदर कितना ऊर्जा, कितनी गर्मी है ना, कितना वो मतलब स्टोर्ड होगा, कितना भारी होगा वो, है ना। सोचने वाली बात है कि कैसे समाया तो अपनी सारी चीजें ऊपर से छोटी बिंदु में, कितना एनर्जी लगेगा उसमें। तो अब हम विकासवाद के थ्योरी क्या हमें सिखाया जाता है वो हमने देख लिया स्टेप बाय स्टेप। हमने शुरुआत की, जीवन कहाँ से आता है, फिर वो विकासवाद क्या बोलता है पहले देखा, फिर जीवन कहाँ से आया, फिर क्या पृथ्वी कितनी पुरानी है, सौर मंडल कितना पुराना है, फिर अंतरिक्ष कितना पुराना है, सारी अंतरिक्ष में जो वस्तु है ना, ऊर्जा पदार्थ बोले जाते हैं, ये अस्तित्व में कैसे आई, इन सब बातों का हमने देखा। अब हम उसको समराइज करते हैं ना, यहाँ पे संक्षेप में अब रखते हैं हर एक चीजों को। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि विकासवाद हमें क्या सिखाता है। विकासवाद के अनुसार शुरुआत में, आदि में, इन द बिगिनिंग, एक असीम रूप से छोटे बिंदु ने पदार्थ, स्थान और ऊर्जा का निर्माण किया। ठीक है। एक बिंदु ने आपको बनाया। यह बिंदु एक बड़े धमाके में फट गया और लगभग 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड को जन्म दिया। यहाँ पे एक चीज है, कहीं बोलते हैं छोटा सा बिंदु फटा, कहीं बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा गोला था फटा। तो वही मेरे को समझ नहीं आया कि किताब छोटा सा बिंदु फटा बोलती है कि बड़ा गोला फटा बोलती है, वही क्लियर नहीं है। जैसे कहीं पर बोलते हैं कि 13 अरब साल पहले हुआ ये, कहीं बोलते 15 अरब साल पहले, यानी वो अपनी खुद की थ्योरी में ही क्लियर नहीं है फटा क्या जिससे सब चीज आया। ठीक है। इस विस्फोट की धूल, गैसों और बादलों से बना सौरमंडल। ठीक है। पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी पर पहला जीवन 3.5 अरब साल पहले प्रकट हुआ था। जीवन निर्जीव सामग्री से आया। पृथ्वी पर सारा जीवन एक कोशिका वाले अमीबा से उत्पन्न हुआ। घड़ियाल, कुत्ता, चील और केले के दादाओं के दादा अमीबा जी। तो ये बोलना चाह रहा है कि हमारे दादाजी ये है हमारे दादाजी। तो हमें विकासवाद में हमें क्या सिखाया जाता है, ये अभी एक ओवरव्यू हमने कर लिया है। अब यहाँ पर अपन दिक्कत देखते हैं विकासवाद के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आई थिंक हायर क्लासेस में बताया जाता है, थोड़ा कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये विज्ञान से ही रिलेटेड है। विज्ञान में दिक्कत नहीं है, विकासवाद में प्रॉब्लम है। जो हम विज्ञान पढ़ते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज़ों का कारण देती है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब विज्ञान में ये रहता है कि तुम उसको टेस्ट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, तुमको आउटकम मिलेगा, तब तुम उसको विज्ञान बोल सकते हो। जी जी। लेकिन जो ऐसा हो सकता है, बहुत समय में ऐसा होता है, तुमको समय लगेगा होने में, ये एक कहानी की तरह है। बहुत समय पहले ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ।
यदि उसको, जैसे मैंने बताया कि जीवन जीवित वस्तु से आता है, तो जी। लेबोरेटरी में टेस्ट करके उन्होंने पाया कि वैसा वाकई में होता है ना, जी। तो वो विज्ञान है। तो विकासवाद के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? वो पहला प्रॉब्लम ये है कि ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसको एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला बस जा सकता है ना, बस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो ऊर्जा का ठोस रूप होता है ना, सॉलिड फॉर्म होता है। तो इसके अनुसार मैटर को भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पदार्थ को भी ना बनाया जा सकता है ना भी नष्ट किया जा सकता है, उसको बस बदला जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एक बिंदु ने कैसे हर चीज को बना दिया? सोचने वाली बात तो है। हाँ, बिंदु ने कैसे बना दिया? ठीक है, हम बोलते हैं, मसीही लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, विकासवाद बोलता है परमेश्वर ने ही नहीं, एक बिंदु ने बनाया। ठीक है, आगे देखेंगे अपन बिंदु कहाँ से है उसके बारे में जब बात करेंगे, जी। देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर टूटता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जैसे जैसे समय जैसे बीतता जाता है, इंट्रोपी बढ़ती जाती है। इंट्रोपी का मतलब है कि आपका चीज़ें समय के साथ खराब होती जाती है ना, जितना समय बढ़ता जाएगा चीज़ें ज़्यादा खराब होती जाएगी। तो इंट्रोपी आपकी जो खराब हो रहा है ना उसका मेजर करता है, जितना ज़्यादा इंट्रोपी उतना ज़्यादा खराबी। तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यही बोलता है कि जी ये समय के साथ खराब होती हो, तो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो भी होंगे कि लोहा को ऐसे ही रखो जंग खा जाता है, कुछ गाड़ी आप कुछ नया खरीदे हो समय के बाद खराब होने लगती है ना। बाइबल का भी ऐसे पेजेस वगैरह रिपीटेड यूज़ करते हैं तो है ना, वो वियर एंड टियर बोलते हैं ना, बार बार इस्तेमाल करने से पेजेस खराब होने लगते, पुराने होने लगते चीज़ें है ना। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये बोलता है चीज़ें खराब समय के साथ चीज़ें जो हैं वो खराब होती जाती है। वो धरती में भी अपन देखते हैं कि रिसोर्सेज कम हो रहे, पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, धरती का चुंबकीय शक्ति भी कमजोर पड़ रही है ना। हम लोग का लाइफ स्पैन, पहले ज़्यादा लोग जीते थे, अभी लाइफ स्पैन में है ना उम्र भी कम हो रहा है ना, हर जगह देखते हैं। विकासवाद बोलता है कि एक विस्फोट हुआ, धमाका हुआ है ना, जिसको अपन अव्यवस्था बोलते हैं। अव्यवस्था से हर चीज़ व्यवस्था हो। विकासवाद के अनुसार चीज़ें समय के साथ बेहतर होती हैं। पहले इंसान बंदर था, बाद में स्मार्ट हो गया। बाइबल बताता है कि इंसान की स्थिति बिगड़ती जाएगी। पहले लोग 1000 वर्ष जीते थे, अब 120 हो गया है। अभी तो हेल्थ इतना डाउन हो गया है कि 60 साल भी जी तो बहुत होता है। इनफैक्ट आजकल कैलकुलेटर आ गया है, तो पहले जो हम मन में कैलकुलेशन कर लेते थे, आजकल कैलकुलेटर में, और अब तो टाइप भी नहीं करना पड़ता, मोबाइल को बोल देंगे 2 + 2 × 13 वो बता देगा, मैं वो करूँगा ही नहीं हिसाब। तो दिमाग एकदम भच, समय के साथ सब भच हो रहा है ना, बिगड़ रहा है चीज़ें। तो विकासवाद दूसरे नियम का भी उल्लंघन करता है। इसमें कुछ लोग अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, इसलिए ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। वो एक अलग आर्गुमेंट है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, है ना। और इस पे मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे डालना चाहूँगा कि मैं इस पे एकदम डीप स्टडी तो नहीं किया हूँ, क्योंकि है ना मैं खुद एक अच्छे हमारे ब्रदर, मसीह में ब्रदर हैं जो कि मिनिस्ट्री चलाते हैं क्रिएशन की, उनके द्वारा मैं इन बातों को सीखा। तो ये यूएस वगैरह में बहुत होता है, भारत में ये चीज़ को देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग कोशिश ये है कि इन सब बातों को हम लोग मतलब हमारी हिंदी लैंग्वेज में इस चीज़ को रखा जाए, बताया जाए, बातचीत की जाए, ताकि यहाँ के लोग भी इन बातों को जान पाए, है ना। जी जी। तो इसके बारे में और डिटेल में अगर किसी को अच्छे से स्टडी वगैरह के बारे में सीखना है ना, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि डॉक्टर केन प्रोविन करके हैं, उनके कंटेंट्स आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो उनका आलोचना भी बहुत होता है और बहुत लोग उनका बेइज्जती करने वाले हैं, लेकिन वैसा है क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह भी काम करते थे, तो बहुत लोग ऊटपटांग बोलने वाले थे। एक बार वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं पर्सनली जाके सुनो, समझ जाओ कि सही बोल रहे हैं कि ठग रहे हैं। तो विज्ञान भी तो यही कहती है ना कि पहले करके देखो कि आउटकम क्या आता है, उसके बाद फिर डिसीजन लो कि ये सही है या गलत है। और ठीक इसी तरीके से हम बाइबल में भी देखते हैं कि
परमेश्वर ने कहा कि चख कर देखो ये हवा कैसा भला है। हाँ जी। वही वाला बात। तो यहाँ तक डिस्क्लेमर था। अब अपन अगले आगे जाते हैं। ऊष्मागतिकी सॉरी विकासवाद में तीसरा प्रॉब्लम जो है, जीवन निर्जीव पदार्थों से नहीं आ सकता। ये लेबोरेटरी में टेस्टेड है, प्रूवन है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि हम एक तरह के जानवर को दूसरे तरह का जानवर पैदा करते आज तो नहीं देखते हैं। तो मतलब करोड़ों साल पहले हुआ, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। यानी जो पहले टेक्नोलॉजी थी अब नहीं है है ना। मतलब पहले हुआ लेकिन आज तुम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत समय लगता है। जी जी। लेकिन फिर भी सही है। ऐसा क्यों बोले उन्हें, जब आज नहीं होता था हम कैसे मान लें कि पहले भी होता था। हो सकता है कभी हुआ ही नहीं है वो। ठीक है, आखिरी है। हाँ, विकासवाद का कोई सबूत नहीं है, बल्कि विकासवाद प्रमाणों का खंडन करता है। एविडेंस जो है विकासवाद के अगेंस्ट में बोलता है, उसके विपरीत में बोलता है। यानी जो भी हमारे पास सबूत हैं, हाँ, वो विकासवाद के उल्टे दिशा में बात करते हैं। ठीक है, तो अब अपन उस शून्य की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको साइंटिस्ट लोग कैसे बोलते हैं, ये देखेंगे। ये वाला जो कोटेशन है ना, ये इससे मैं नहीं लिया हूँ, ये मैं लाइब्रेरी से ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, काफ़ी जानी मानी किताब मानी जाती है, उसमें उन्होंने कोटेशन लिखा है, उससे मैं बता रहा हूँ। जी जी। मेरे को लगता है इंग्लिश वाला ये चीज़ बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला है। आप दोनों बोल दीजिए। हाँ, दोनों बता दीजिए। It is impossible to know precisely how out of nothing the universe began to exist. यह ठीक ठीक जानना असंभव है कि कैसे शून्य से ब्रह्मांड का अस्तित्व है। असंभव है भाई ये जानना कि शून्य आया कहाँ से और हर चीज को सृष्टि कर दिया। जी जी। वैज्ञानिक सेकंड वाला भी एक लाइन पढ़ूंगा। साइंटिस्ट थियोराइज दैट फ्रॉम नथिंग समथिंग इन्फिनिटली स्मॉल dense and hot appeared. From nothing some dot appeared. वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ भी नहीं से असीम रूप से छोटा, घना और गर्म दिखाई दिया। आज जो कुछ भी मौजूद है वह एक परमाणु के नाभिक से छोटी एक गेंद में संकुचित हो गया था। परमाणु से भी छोटा गेंद है ना। परमाणु मतलब आप माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते, उससे भी छोटा गेंद में हर चीज थे, हम लोग सब थे। आप इसको कैसे साइंस में टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, है ना। जो दिखाई ही नहीं देता उसको हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। एक तो इतना सारा सामान ही सकता, पूरा धरती ऊपर बोले छोटे से उसमें सामान सकती, वो कितना भारी होगा, कितना गर्म होगा। आप सूरज की गर्मी को जानते हो, है ना, सूरज की गर्मी को। जी जी। निपट जाओगे वो गर्मी में, है ना। आपको पास जाने की जरूरत नहीं, धरती थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस आगे चले जाए आप जल जाओगे, है ना। 100 डिग्री के पानी को आप छुओगे आप तिलमिला जाओगे। सूरज का तो हजारों डिग्री सेल्सियस है। जी जी। और यहाँ बात हो रही है सूरज और सूरज से बड़े तारों की, क्योंकि सूरज से ज़्यादा गर्मी में जलते हैं जी। वो सब के सब एक गोले के अंदर, जो कि ये बिंदु आई के ऊपर जो बिंदु उससे भी छोटा है। सोच सकते हो उसका भाव कितना भारी होगा, कितना गर्म होगा, कितना एनर्जी होगा। इसको प्रूव नहीं कर सकते हो तो इसको तुम टीच कैसे कर सकते हो, जी जी। बोल कैसे सकते हो कि ऐसा हुआ है। ये तो प्रूव ही नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो महान अनउत्तरित प्रश्न यह है, द ग्रेट अनआंसर्ड क्वेश्चन, कि कैसे शून्य से उत्पन्न होने के कारण प्रकाश का एक छोटा बिंदु केंद्रित ऊर्जा से भरा हुआ, जिसमें पदार्थ और एंटी मैटर बनाया गया था, कुछ भी नहीं से आया। The great unanswered question is that what caused a small dot of light filled with energy from which matter and antimatter were created to arise from nothingness? क्यों आया, कैसे, कुछ भी नहीं से कैसे आ गया? इसका सीधा सा उत्तर एक ही है, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे हुआ ही नहीं। और इसको एज ए थ्योरी तुम भले स्कूल में सिखा सकते हो, लेकिन यही ऐसी हुआ ये तुम नहीं बोल सकते। बच्चे को कहानी के तौर पे हम सुना सकते हैं। मतलब थ्योरी है तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जब तक उसको आप टेस्ट करके प्रूव नहीं किया, है ना। जी जी। अब एक क्वेश्चन इसमें, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे प्रभाव करता है, तो यही पे प्रॉब्लम आता है कि विकासवाद के पर अपन बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा क्लास 1 2 वगैरह में पढ़ रहा है, मान लो वो
विकासवाद गलत है करके जान गया और बाइबल में जो कहानी बताते वो सही है। अब उसको टीचर ने प्रश्न दिया है कि मनुष्य बंदर से कितने साल में बदला जी तो भला उसका प्रश्न कैसे करेगा, बोलेगा कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। ये तो कभी है ना, विकासवाद तो गलत है, इवोल्यूशन गलत है, जी जी तो टीचर फेल कर देगी उसको, है ना। तो उस केस में अगर ऐसा उत्तर दिया जा सकता है कि विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार, इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार इतने साल पहले ऐसा हुआ, जी तो ये आंसर चल जाएगा क्योंकि बोल रहे हैं विकासवाद थ्योरी के अनुसार। एक्चुअल वो ऐसा थ्योरी है, तो इसको एज ए थ्योरी बताया जाए तो दिक्कत नहीं है। यानी उनको ये ना सिखाकर कि ऐसा हुआ था, उनको ये बताया जाए कि ये एक सिर्फ थ्योरी है, हाँ ऐसी मान्यता है, माना जाता है। हाँ, और अगर थ्योरी सिखा रहे हो तो हमारा तो खैर इंडिया है तो हम वो तो थोड़ा दिक्कत होगा कि आप बाइबल के अकाउंट को, है ना, जी जी स्कूल में सिखाओ। लेकिन जैसे यूएस वगैरह तो वहाँ तो बोलते हैं कि आप इसको भी सिखाओ, क्योंकि ये भी तो एक बात बताती है कि सृष्टि कैसे हुई है ना। जी तो अल्टरनेटिव भी बताओ फिर क्या है, और बच्चे को डिसाइड करने दो कि किसमें उसको सॉलिड समझ एक्सेप्टेंस आ रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लो। जी जी, यानी सीखने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, हाँ आप जहाँ से चाहे सीख सकते हैं। हाँ, वो एजुकेशन होगा ना, नहीं तो इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है कि आप बता दें कि यही सही है भैया, तेरे को मानना है कि तेरे को पास करना है तो तेरे को ऐसे ही यही इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ पे आते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि विकासवाद में भी थोड़ा सा साइंस है, उसको भी अपन देखते हैं। और इसमें साइंस क्या है कि अपन देखते हैं कि कुत्ता से दूसरा जानवर नहीं आता है, लेकिन कुत्ता और भेड़िया एक तरह के ही प्राणी हैं, जी है जी ना। और वैसे कैट फैमिली होते हैं ना, शेर और अपना बाघ और क्या शेर है, सिंह सिंह है, है ना, ये बिल्ली लोग है। एक टाइप के कैट फैमिली में आते हैं ना। जी जी घोड़ा हो गया, आपका गधा हो गया, ज़ेब्रा भी हो गया, इन लोग भी सिमिलर अच्छा। टाइप के ही प्राणी हैं, जी जी है ना। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि हाँ वैरायटी तो आती है, और इसमें क्या रहता है कि लोग कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जो कि क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं, है ना, जी। इनके ऑफस्प्रिंग आते हैं, तो ये ऑब्जर्व होता है। तो ये कैसे, ये भी तो विकासवाद जो बोलते हैं ना कि एक प्राणी दूसरे प्राणी बताता है, तो ऐसा तो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं जी कि अगर विकासवाद के बारे में बोला जाए तो पहला क्वेश्चन ये बोलना चाहिए कि आपको मतलब क्या विकासवाद से। 6 डेफिनेशन आप देख सकते हो विकासवाद की, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। पहला है कॉस्मिक इवोल्यूशन, जिसको बोलेंगे ब्रह्मांडीय विकास। ये बताता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स कहाँ से आया, धमाके से आया। इसको न साबित किया जा सकता है, न ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये गलत है। दूसरा है केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक विकास। ये बताता है कि जो पीरियोडिक टेबल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन, रासायनिक शास्त्र, रसायन है ना। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर हायर एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, यूरेनियम, ये सब कहाँ से है ना, है। तो ये भी प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप हाइड्रोजन, हीलियम 2-3 तक तो जा सकते हैं, लेकिन जो हायर एलिमेंट्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको आप थोड़ी क्रिएट कर पाओगे, इससे नहीं हो सकता। तो वो कहाँ से है, तो ये अपने आप में आ सकता है। तीसरा है स्टेलर इवोल्यूशन, तारकीय विकास। ये बताता है कि प्लैनेट, स्टार, सोलर सिस्टम, ये सब कहाँ से है, इसका भी प्रूफ हम नहीं कर सकते। यानी इन सब का कोई भी सबूत नहीं है कि किस तरीके से आया। हाँ, और जैसे हम लोग आजकल विज्ञान में सुनते होंगे कि तारा कैसे जन्म होता है, लोग बोलते हैं ना कि तारा जन्म होते हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर केंट हॉर्न ने दिया है कि तारा जन्म, हम तारे को फटते हुए देखते हैं, विस्फोट होते हुए हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जन्म लेते हुए हम कभी नहीं देख सकते। आप कैसे बोल सकते हो जन्म ले रहा है, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि विस्फोट हुआ तो वहाँ का जो धूल हटा, धुआं हटा, तो वहाँ ऑलरेडी जो एक तारा था वो क्लियरली दिखने लगा। जी जी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ये भी है, तो इसलिए हम हमेशा चीज़ों को बिगड़ते हुए ऑब्जर्व करते हैं, क्रिएट होते हुए हम नहीं देख सकते, ये भी प्रूव नहीं हो सकता। चौथा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जीवन कहाँ से आया है ना, जिसके बारे में अपन ने देखा अभी कि ये भी हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, कि जीवन एक कोशिका से बहुत कोशिका से आया। पांचवा है ना ये
जिसमें आपका डायनासोर वगैरह भी आता है इसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें जानने वाली है कि क्योंकि विकासवाद बोलता है कि मनुष्य से पहले डायनासोर धरती पे थे, मनुष्य बाद में आया। बाइबल में अगर देखोगे तो डायनासोर और मनुष्य साथ में जीवित थे बाइबल के अनुसार। हम लोग उन स्टडीज़ में देखेंगे बाइबल कहाँ पर इन बातों को बोलता है, अगर सब वो ऐसा मौका मिला तो, है ना। पांचवा बोलता है मैक्रो इवोल्यूशन, कि एक तरह का जानवर दूसरे तरह के जानवर में बदल जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि बंदर इंसान बन गया, है ना। तो ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं, आज भी बंदर पाए जाते हैं और बंदर को ही पैदा करता है, इंसान को ही पैदा करता है। और छठवा जो है माइक्रो इवोल्यूशन, है ना। माइक्रो इवोल्यूशन को बड़े पैमाने पर विकास बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन सूक्ष्म विकास जो छोटे एरिया में होता है। ये होता है कि एक ही तरह के प्राणी में जो वैरायटीज दिखती है ना, कि गाय कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई ब्राउन होता है ना। कुत्ते में भी हमारा डॉबरमैन, एल्सीशियन, पामेरियन, है ना, ये सब अलग अलग वैरायटी के कुत्ते पाए जाते हैं, लेकिन कुत्ता ही है वो, केला नहीं है ना। तो ये चीज़ ऑब्जर्व होता है ना। तो ये साइंस है, बाकी पार्ट साइंस नहीं। यानी जो हम यहाँ पे 6 एवोल्यूशन जो देखा हमने, उसमें सिर्फ एक ही है जो माना जाता है सही है, साइंटिफिकली सही है, बाकी पांचों गलत है। लेकिन इसके बेसिस पे बोला जाता है कि बाकी 5 भी सही है, तो वो गलत है। सिर्फ यही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये भी लिमिट है ना। एक लिमिट तक ही वेरिएशन होता है, उसके बाहर वेरिएशन नहीं होता। तो यहाँ तक हमने विकासवाद क्या है और कैसे हम क्या ये शिक्षा प्रणाली पर कैसे इफेक्ट करते हैं, तो हमने देखा कि हमने जो सीखा है आज तक वो विकासवाद है, लेकिन बड़े होने पे समझ पाते हैं कि जो सिखाया जा रहा है उसका कोई प्रूफ बेसिस नहीं है। जी। लेकिन यहाँ पे अब हमें विकासवाद के बाद अब हमें बिब्लिकल अकाउंट, बाइबल हमें क्या सिखाती है उस अकाउंट को भी देखना जरूरी है। जी। और इस पर हम बाद में डीप में जाएंगे, लेकिन अभी अपन देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है हमारे शुरुआत सृष्टि के बारे में। तो अपन वचन यहाँ पे देखेंगे, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। नोटिस करो यहाँ पे इन द बिगिनिंग, जब आज शुरुआत और अंत की बात होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? समय की। जी। गॉड क्रिएटेड हेवन जो कि स्पेस है, अंतरिक्ष है, स्पेस। अर्थ जो कि मैटर है, पदार्थ। और पदार्थ हो तो ऊर्जा ही बोलो, है ना। पदार्थ ऊर्जा का ठोस रूप, यानी परमेश्वर ने समय की, जगह की और ऊर्जा की, पदार्थ की सृष्टि की, तीनों की, है ना। समय का 3 डायमेंशन होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। जो अंतरिक्ष है उसका भी 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऊंचाई। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पदार्थ है, मैटर, उसका भी 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, रसायन और वाष्प, है ना, गैस, है ना। तो परमेश्वर ने समय की, जगह की और ऊर्जा की सृष्टि की। तो हम लोग बोलते हैं परमेश्वर ने किया, विकासवाद बोलते हैं कि वो शून्य से किया, जो कि डॉट से कहीं कुछ नहीं सा गया। अब सीधी सी बात है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने किया, उन लोग भी विश्वास करते हैं, किसी हम भी विश्वास करते हैं, वो भी विश्वास करते हैं। ना वो प्रूव कर सकते हैं ना हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बोलता है बाय फेथ, हम विश्वास के द्वारा ही जानते हैं कि हाँ सब चीजें परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई है। ठीक है, उत्पत्ति 2 का भी देखते हैं, 1 और 2। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो सारे काम करके उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया, मतलब बाकी के 6 दिन वो काम कर रहे थे। और यहाँ बोलता है आकाश, पृथ्वी और उनकी सारी सेना, मतलब आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, सब की सृष्टि उन्होंने 6 दिन में की और 7वें दिन आराम किया। और निर्गमन 20 में जब वो 10 आज्ञा दे रहे थे, तो उन्होंने सबत के दिन के विषय में ये बोला था, क्योंकि 4 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है, मतलब स्वर्ग में जो एंजल्स हैं, जो भी है, करूब, चेरूब, जो भी है,
तारे है ना, पृथ्वी में जो कुछ है, तुम मैं सारे जानवर वगैरह सब, समुद्र में मछलियाँ जो भी है, सब कुछ को उन्होंने 6 दिन में बनाया। जी जी। और 7वें दिन विश्राम किया था। इस कारण यहोवा ने विश्राम को दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने 6 दिन में हर चीज की सृष्टि की। जी जी। और बाइबल के अनुसार पृथ्वी मात्र 6000 साल पुरानी है। ये अपन देखेंगे कैसे, लेकिन संक्षेप में बता देता हूँ। आदम से लेके अब्राहम तक 2000 साल है। आप उनका कौन कितने साल में पैदा हो उसको कैलकुलेट करोगे 2000 साल आते हैं। अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक 2000 साल है। आप नेबुकदनेस्सर तक कैलकुलेट कर सकते हो बाइबल में कि कितने साल लगे। उसके बाद नेबुकदनेस्सर का डेट हम लोग को मालूम है, 600 BC में नेबुकदनेस्सर गया था इजराइल पर हमला, यहूदा पर हमला करने के लिए। तो वहाँ से आप 2000 साल यीशु मसीह तक कैलकुलेट कर सकते हो, अब्राहम से यीशु मसीह तक। जी। फिर यीशु मसीह तक अभी तो अपन को पता ही है 2000 साल है ना, तो ये मोटा मोटा 6000 साल कुछ होता है। तो पृथ्वी लगभग 6000 साल पुरानी है। ठीक, इसमें फिर परमेश्वर उत्पत्ति 1:21 में भी बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। मतलब उन्होंने जल वाले जानवरों की भी सृष्टि की, उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, है ना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमें विकासवाद में सिखाया जाता है। जल वाले जानवर और उड़ने वाले जानवर का एक ही वंश नहीं है, उनको बनाने वाला एक है, लेकिन वो अलग अलग वैरायटी के हैं, उनको अलग अलग तरीके से बनाया गया, लेकिन उनको बनाने वाला एक ही है। इस प्रकार परमेश्वर ने जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो यहाँ पर अपन वही देखते हैं कि पहला तो पॉइंट जब भी बोला कि किसी भी जानवर का एक ही जानवर से सब लोग निकले ऐसा नहीं है, है ना। और हर एक जानवर अपने ही तरह के जानवर को पैदा करता है, कोई दूसरे वैरायटी का पैदा नहीं करता। और धरती पर जितना भी जीवन है सबका एक ही डिजाइनर है, सबका निर्माण करने वाला एक ही है, परमेश्वर। ये बता, दे डोंट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, दे हैव अ कॉमन डिजाइनर, गॉड। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकासवाद जो है वो ये नहीं बताती कि किस तरीके से हम सृजे गए या किस तरीके से ये बताती है, बट प्रूफ नहीं देती। हाँ। बाकी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई है जो इन सारी चीज़ों को बना रहा है। हाँ। इस तरीके से हम देख सकते हाँ। हैं। और वाकई में ये मतलब लॉजिक भी है कि विकासवाद बोलता है कि धरती पर बिजली बिजली कड़का और ये सब हुआ, जीवन आ गया। जी। आप बताओ कि आप मटेरियल लग जीवन के लिए और विस्फोट बम सब फेंक रहे हो, वो चीज़ बिगड़ेगी, कभी वो स्थिर होकर जीवित नहीं बनेगी। ये मतलब है। यानी कि विकासवाद जो है ये कहता है कि अपने में से कुछ निकलता गया, और वो जो आपने पहले भी कहा कि वो कुछ नहीं से सब कुछ बनाता गया, अपने आप रूप ले लिया। हाँ, लेकिन वहाँ पे किसी ने बाहर से कोई इफेक्ट नहीं डाला, कुछ नहीं किया, चीजें थी, फैली हुई थी। हाँ। वो सब मिलके अपने आप ग्रह बन गए, फिर अपने आप जीवन आ गया, और अपने आप सब बनते गए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई है जो एक एक चीज का परफेक्ट तरीके से निर्माण कर रहा है कि हाँ इस चीज को ऐसे दिखना है, इस चीज को ऐसे होना है। एग्जैक्टली। क्योंकि वही सब्जी वाले उदाहरण जो दिए थे, आप उसको अपने आप छोड़ दोगे तो कभी आकार नहीं लेगा, कभी नहीं बनेगा, कितना भी उसका रिपीटेशन कर लो। जी जी जी, है ना। लेकिन आप उसको डिजाइन करते हो तब वो एक प्रॉपर सब्जी बनती है। तो हम हमारे आंखों का फंक्शन, हमारे ब्लड, हार्ट का, जो कि हमको सांस लेने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, दिल धड़क रहा, हमको ध्यान नहीं रहता, वो अपना काम करता रहता, ये सब चीजें डिजाइन है ना। यानी किसी का तो दिमाग लगा है। हाँ, हमारे पीछे। वही, दिल मेरा खाना नहीं पचाता है ना, ये फेफड़ा मेरा ब्लड पंप नहीं करता है जी, जी। मेरा पेट मेरा यूरिन का साफ करने का काम नहीं करता है ना जी जी। किडनी करता है, हार्ट जो है दूध खून देता है, ये सांस लेने का, तो सब सेपरेट सेपरेट फंक्शन बटा हुआ है ना। ये अपने आप कैसे आ सकता है ना। और दूसरा ये वाला पद नए नियम में पाया जाता है, यूहन्ना 1:3-4 में वचन के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब सब चीज को वचन नहीं बनाया, और जो वचन परमेश्वर था उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। बाइबल बोलता है कि धरती पे जो जीवन आया है वो उस जीवन से आया है जो परमेश्वर में था। जीवन जीवन से आया, तो ये तो साइंस भी प्रूव करता है, जीवन जीवन से आया। और बाइबल और विज्ञान को अपन कैसे डील करते हैं, तो बोलता है ऊष्मागतिकी के पहले नियम की को पुष्टि करता है, कंफर्म करता है। कैसे? परमेश्वर समय स्थान और पदार्थ से बाहर है, वो समय में बंधे नहीं है, वो बना सकते हैं सृष्टि को, है ना? जी जी, ठीक है। और हम बोलते हैं बाय फेथ, हम इस चीज़ को बोलते हैं, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन बाय फेथ हम इस चीज़ को मानते हैं कि परमेश्वर ही कर सकते हैं, कि वो इन चीज़ों से बाहर है, वो सृष्टि कर सकता है। तो इसमें ऊष्मागति वो नियम बनाने वाला है ना? वो नियम को फॉलो करने वाला नहीं है, बल्कि परमेश्वर नियम बनाता है, तो उसके लिए संभव है, सब कुछ संभव है ना? जी जी। दूसरा, ऊष्मागति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, तो बाइबल तो ये चीज़ बताती है कि सृष्टि के बाद से पृथ्वी में हर चीज़ें खराब ही होते हैं, है ना? जीवन शैली, बाइबल बोलता है कि पहले के मनुष्य 1000 साल जीते थे, फिर परमेश्वर ने 120 साल किया, अब 60 साल अपने आप घटते जा रहा है ना? आजकल इतना मिलावट हो गया खाने में कि हमें जो न्यूट्रिशन है वो मिलता ही नहीं है खानों से, दवाई ही दवाई हम लेते रहते हैं, है ना? तो ये चीज़ें, और जैसे पता है कि पेट्रोल वो सब खत्म होते जा रहा है ना? चीज़ें हमें बोला जाता है कि लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है, लेकिन लाइफ डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो चीज़ें खराब होती हैं, तो ये ऊष्मागति के दूसरे नियम का भी प्रमाण देता ही, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। जी। ठीक है, उसके बाद हाँ, जीवन जीवन से आता है, जो ये तो अभी अभी देखा है ना। पैदा होने वाला हर नया जानवर पहले से ही जीवित जानवर से आता है ना? मतलब अपन बोलते हैं अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। हम बाइबल पर विश्वास करेंगे तो अपन को पता है मुर्गी पहले आई। विकासवाद वाले कभी उसका सोल्यूशन नहीं खोज पाएंगे, सर्कुलर घूमते रहेंगे। हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है अंडा मुर्गी वाला। आगे अपन जाके सर्कुलर रीजनिंग देखेंगे तो उसमें सीखेंगे इस चीज। पृथ्वी पर सारा जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आया। और आखिरी चीज, सभी जानवर एक ही तरह के जानवर का प्रजनन करते हैं। कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है, गाय से गाय पैदा होता है, घड़ियाल से घड़ियाल पैदा होता है। तो ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, है ना? तो इसको विज्ञान बोल सकते हैं, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विकासवाद है वो जो है साइंस को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, कुछ जगहों में करता है बट सब जगह नहीं करता, है ना? हाँ। और हम ये देखते हैं कि जो बाइबिल है वो लगभग हर वैज्ञानिक तथ्यों पे वो अपना सपोर्ट या अपनी सहमति जाहिर करती है। कि अगर जैसे हम साइंस में देखते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई जो चीज आई है जीवन से, जीवन ही आता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जीवन था और जीवन के द्वारा उन्होंने जीवन की यानी हमारी सृष्टि की। हाँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो आती है वो अपने विनाश की ओर धीरे 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 करके या खराब होने की ओर बढ़ती है। और हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमें सृजा, उसके बाद जो है दिन ब दिन जो है इस तरह वो आगे गिर जा रहा है और हम नहीं संभाल पा रहे हैं। जी, सच में परमेश्वर जो है वाकई में वो महान डिजाइनर है, उन्होंने हमारी जो सृष्टि की। तो आज का जो सेशन है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीज़ें मैंने जानी, और आई होप कि हमारे जो दोस्त हैं जो देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि किस तरीके से जो विकासवाद है हमारे डेली लाइफ में घुस के हमें वो चीज़ सिखा रहा है जो एक्चुअल में है ही नहीं। सच में ये हमारे लिए एक जानने का और जागने का विषय है कि हमको ये जानना और जागना है कि ये हम क्या सीख रहे हैं, और हमें सोचने की जरूरत है कि हम आगे किस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करें।
हाँ, असल में ना विकासवाद क्या करता है, मैं जैसे कि हम अगर विकासवाद के बारे में नहीं सोचें तो हमारे जो उसके बाद के जो एक्शंस है, डिसीजंस है ना, उस पर वो प्रभाव डालता है। जी जी जी। है ना, उसको हम आगे देखेंगे कि विकासवाद से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो भी हमारे क्वेश्चंस में है ना। जी हाँ। तो उसमें हम देखेंगे कि विकासवाद वाले थिंकिंग रखने वाले लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन तो उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए। जी जी तो जी। ये एक डेंजरस रिलीजन है एक तरीके से बोला जाता है ये भी, जी। क्योंकि इसको भी अपन प्रूव नहीं कर सकते, विश्वास जी। करना रहता है। तो हम जैसे क्रिश्चियनिटी को रिलीजन बोलते हैं, जी हाँ। है ना, तो ये जी। एक तरीके से नास्तिक लोगों का रिलीजन है। जी, यानी यहाँ पे साइंस हमारा हेल्प कर सकता है कि पहले चख लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, विश्वास करिए कि हाँ, जब हम इस पे विश्वास करते हैं या जब हम इस तरीके से हम केमिकल्स को मिलाते हैं तो ये रिएक्शन आता है। सच में हमें ये जानने की ज़रूरत है और ये सीखने की ज़रूरत है। आज के इस सेशन में हमने जो भी सीखा, आप इसका इस्तेमाल करिए, आगे सीखिए और भी स्टडीज़ को फॉलो करिए और भी आप अपने तरफ से सीखिए। आपके पास कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और हम आपसे मिलेंगे हमारे इस एवोल्यूशन थ्योरी के अगले सेगमेंट में। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह।